हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन सेकंड, मृदा जीवांश पदार्थ, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। देखिए, अपन इस लेसन के अंदर अधिकांश टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। अब एक और लास्ट टॉपिक इस अध्याय का अपन यहाँ पर लेते हैं और वो है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब सुनो ध्यान से, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का सिंपल सा मतलब मैं आपको बताऊं तो आपको पता है कि वायुमंडल के अंदर लगभग 78% मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित है। उस नाइट्रोजन को पौधे सीधे ही ग्रहण नहीं कर सकते। ये चीज अपन जानते हैं अच्छे से कि वायुमंडल के अंदर इतनी अधिक प्रतिशत मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित होती है, परंतु फिर भी उसे सीधे ही पौधे ग्रहण नहीं कर सकते। तो फिर उस नाइट्रोजन को विभिन्न प्रकार के जीवाणु उस नाइट्रोजन को भूमि में या मृदा में उस नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं भूमि एवं मृदा के अंदर, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो एक सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी है। क्या बोला मैंने आप लोगों से कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा एवं पौधों को उपलब्ध करवाना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ठीक है। अब ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से इसको विभाजित किया जाता है, उन सभी को अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो ध्यान से आप लोग इस चीज को यहाँ पर पढ़िए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं परिभाषा आपको बता दूं। वायुमंडल की नाइट्रोजन, वायुमंडल की नाइट्रोजन को जीवाणुओं द्वारा, वायुमंडल की नाइट्रोजन को जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर भूमि या पौधों को द्वारा ग्रहण कर भूमि या पौधों को, किसको, भूमि या पौधों को उपलब्ध कराना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। यानी विभिन्न प्रकार के जीवाणु जो होंगे, विभिन्न प्रकार के जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण करेंगे और उसे भूमि या पौधों को उपलब्ध करवाएंगे, और इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण अपन कहते हैं। ठीक है। अब देखो, स्थिरीकरण के बारे में बात करें आगे तो ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है, और ये दो प्रकार कौन से होते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, यह निम्न दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकारों में सबसे पहला होता है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण और दूसरा होता है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है। तो दो प्रकार का होता है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण और असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इन दोनों को ही विस्तार से अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, एक एक के बारे में बात शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करूंगा मैं यहाँ पर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है। तो सबसे पहला हेडिंग है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसके बारे में चर्चा अपन यहां पर करते हैं। अब देखो भाई, अपन जानते हैं अच्छे से इस बात को कि
जो विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं, मुख्यतः मैं बात कर रहा हूं दलहनी पौधों की, दाल वाले जो पौधे होते हैं, कौन कौन से होते हैं? आपके मूंग, मसूर, उड़द, अरहर, जितनी भी प्रकार की दालें होती है, तो इन दलहनी पौधों के जड़ों के अंदर आपको पता है छोटी छोटी सी गांठें पाई जाती हैं, जिन्हें अपन मूल ग्रंथियां कहते हैं, है ना। जैसे चना का बात करें अपन, इसके बाद मूंग, मसूर, अरहर, है ना, उड़द है, इस प्रकार की जितनी भी दालें होती है, इन दालों के पौधों के जड़ों के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सी गांठें पाई जाती हैं, जिन्हें मूल ग्रंथियां कहते हैं। और ध्यान रखें, इन मूल ग्रंथियों के अंदर राइजोबियम जैसे जीवाणु पाए जाते हैं, और ये राइजोबियम जीवाणु करते क्या हैं? तो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करके पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। अब सुनो, इसको अपन ने सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्यों बोला? इसका कारण है क्योंकि राइजोबियम पौधों की जड़ों के अंदर, मूल ग्रंथियों के अंदर रहता है, तो राइजोबियम जीवाणु तो क्या करता है? राइजोबियम जीवाणु तो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करके उसको स्थिरीकृत करके पौधों को उपलब्ध करवाता है, और पौधे उस राइजोबियम को भोजन उपलब्ध करवाते हैं। तो दोनों साथ साथ जीवित हैं, दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, इसीलिए उसे सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। यानी एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे की सहायता करने की प्रक्रिया यहां पर पाई जाती है, और इसीलिए इसे सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। तो आशा करता हूं आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलो इस चीज को अपन नोट कर लेते हैं। तो देखिए, अब बात करें अपन इसके बारे में, तो देखो, अधिकांश फलीदार पौधों, अधिकांश फलीदार पौधों, फलीदार पौधों जैसे बात करते हैं यहां पर अपन सनई, ढेंचा, बरसीम, मटर, मूंग, चना, सनई, ढेंचा, बरसीम, चना, मटर, मूंग, अरहर आदि की जड़ों में अनेक छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं। आदि की जड़ों में अनेक छोटी छोटी ग्रंथियां होती है, ग्रंथियां होती है, जिन्हें मूल ग्रंथियां कहते हैं। इन मूल ग्रंथियों में, इन मूल ग्रंथियों में, इन मूल ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन
का स्थिरीकरण करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं पौधों को उपलब्ध कराते हैं तथा पौधे इन जीवाणुओं को कार्बोहाइड्रेट अर्थात हम बात करें यहां पर भोजन, ठीक है, भोजन प्रदान करते हैं, भोजन प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये परस्पर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इस प्रकार ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो देखो एक सिंपल सी बात मैंने आपको यहां पर बता दी। क्या बता दी मैंने कि अधिकांश फलीदार पौधों जैसे सनई, ढेंचा, बरसीम, चना, मटर, मूंग, अरहर आदि की जड़ों में अनेक छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जिन्हें मूल ग्रंथियां कहते हैं। इन मूल ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं तथा पौधे इन जीवाणुओं को, यहां पर एक वर्ड आएगा, इन जीवाणुओं को कार्बोहाइड्रेट अर्थात भोजन प्रदान करते हैं। अब इस प्रकार से ये दोनों ही एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, एक दूसरे को ये लाभ यहाँ पर पहुंचाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार ये जो जीवाणु हैं और जो आपका जीवाणु के साथ दलहनी पौधा है, इनके बीच का जो संबंध है ना, इसको अपन सहजीवी संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सहजीवी संबंध अपन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, पहुंचाते हैं। इसलिए जीवाणु एवं दलहनी पौधे के मध्य संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो बैक्टीरिया होंगे, ये जो जीवाणु होंगे, ये आपकी जड़ों की पौधों में रहकर क्या करेंगे, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। अब यहाँ पर पौधे की जड़ों को नाइट्रोजन उपलब्ध इन्होंने करवा दिया और जड़ों के द्वारा इनको भोजन दे दिया। दोनों एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रकार के संबंध को क्या बोलते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। और इस प्रकार से सहजीवी रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ये कर रहे हैं, इसीलिए इसे सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सहजीवी जीवाणु राइजोबियम प्रजाति से संबंधित होते हैं और ये दलहनी पौधों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर लिख देते हैं अपन सहजीवी जीवाणु राइजोबियम प्रजाति से, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, राइजोबियम प्रजाति से संबंधित होते हैं, राइजोबियम प्रजाति से संबंधित होते हैं, जो
वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं। पौधों को उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर एक सामान्य सी बात मैंने बता दी है कि क्या होता है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इस चीज को अपन ने यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ लिया है। ठीक है ना, तो यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद यहाँ पर एक चीज अपन को और समझना है, और वो है अपना कि सर ये दलहनी पौधे जो होते हैं, इन दलहनी पौधों में जो ये मूल ग्रंथियां बनी हैं, ये किस प्रकार से बनी हैं, इनके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, तो साथ के साथ आप लोग इन चीज़ों को नोट जरूर करते रहें ताकि सारी चीज़ें अपनी अच्छे से कंप्लीट होती रहे और आगे भी अपन इसको आसानी से कंप्लीट कर पाए। ठीक है ना, चलो, तो इस प्रकार से मूल ग्रंथियों में रहते हुए ये जीवाणु सहजीवी रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपन आगे की तरफ, और वो है मूल ग्रंथि निर्माण। मूल ग्रंथि निर्माण है ना, कभी पूछ लिया जाए मूल ग्रंथि का निर्माण होता कैसे है, तो एक सामान्य सी बात मैं आपको बता दूं। देखो, सर्वप्रथम क्या होता है, सर्वप्रथम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया पौधों की जड़ों में प्रवेश कर संक्रमण नलिका बनाते हैं। संक्रमण नलिका बनाते हैं। यानी सबसे पहला काम क्या होगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु आपके पौधों की जड़ों के अंदर प्रवेश करके संक्रमण नलिका बनाते हैं, और यह संक्रमण नलिका संपूर्ण मूल रोम में फैलकर मूलक एवं कॉन्टेक्स्ट तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखें, यह संक्रमण नलिका मूल रोम, संपूर्ण मूल रोम, ठीक है, संपूर्ण मूल रोम में फैलकर मूलक व कॉर्टेक्स में प्रवेश कर जाती है। मूलक या कॉर्टेक्स में प्रवेश कर जाती है। आगे बात करें तो बैक्टीरिया कॉर्टेक्स के विभाजन को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे जड़ों के अंदर ग्रंथियां बन जाती है। यह जीवाणु कॉर्टेक्स की कोशिकाओं को विभाजन के लिए
प्रेरित करते हैं जिससे मूल ग्रंथि का निर्माण होता है। अब देखो भाई निर्माण कैसे हुआ, तो मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पौधों की जड़ों में प्रवेश करेंगे। जैसे जड़ों के अंदर प्रवेश हुए तो वो संक्रमण नलिका बना लेंगे। ये संक्रमण नलिका क्या होगी, मूल रूप में फैलेगी और फैलकर मूलक का मतलब होता है मूल रूप का अंतिम वाला भाग, ठीक है। तो मूलक और उसके पास ही होता है कौन, कोर्टेक्स, ठीक है। तो जड़ के कोर्टेक्स वाले भाग में ये प्रवेश कर जाती है कौन, संक्रमण नलिका। और यहाँ पर जो जीवाणु है वो जीवाणु इस कोर्टेक्स की कोशिकाओं को विभाजन के लिए क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। कोर्टेक्स की कोशिकाएं लगातार विभाजित होगी जिससे उस मूल के ऊपर गांठ नुमा संरचना बन जाती है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, मूल ग्रंथि कहते हैं, ठीक है ना। तो ये था मूल ग्रंथि का निर्माण जो अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलो अब इसके बाद बात करेंगे अपन सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, यानी कौन कौन से जीवाणु हैं जो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, इनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। साथ ही कौन कौन सी फसलों के अंदर कौन कौन से जीवाणु काम आते हैं, इनके बारे में भी अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसी टॉपिक के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं जीवाणु जातियों के प्रकार, जातियों के नाम, जीवाणु जातियों के नाम, उसके बाद वर्ग का नाम, वर्ग का नाम मतलब ये कौन से वर्ग में आता है, और उसके बाद आगे बात करेंगे अपन फसलों के बारे में, यानी कौन सी फसलों के अंदर ये काम में आते हैं। तो सुनो ध्यान से, सबसे पहले जातियों के नाम की बात करें तो वर्ग फर्स्ट में आता है आपका राइजोबियम मेलिलोटी। देखो राइजोबियम को मैं शॉर्ट में रा लिख रहा हूं, मेलिलोटी। ये आता है रिजिका वर्ग में, किसमें आता है, ध्यान रखें, रिजिका होता है, रिजिका जो अपन भैंसों को गायों को खिलाने के लिए काम आते हैं, उस वाले वर्ग में आता है। यानी राइजोबियम मेलिलोटी जो प्रजाति होती है वो रिजिका वर्ग की फसलों के अंदर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगी। और इसमें कौन कौन आते हैं भाई, तो इसमें आता है रिजिका फसलें, कौन कौन सी आती है, रिजिका, यानी रिजिके के अंदर काम आएगा ये, और स्वीट क्लोवर के अंदर काम आएगा, स्वीट क्लोवर के अंदर इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद वर्ग सेकंड की बात करूं तो इसमें आता है राइजोबियम ट्राइफोली, राइजोबियम ट्राइफोली आता है, और ये तिप्तिया वर्ग में आता है, तिप्तिया वर्ग के अंदर आता है। और इस वर्ग में फसलें कौन सी आएगी, तो ध्यान रखें इसके अंदर क्लोवर आते हैं, कौन आता है, क्लोवर, ठीक है। तो क्लोवर फसल के अंदर इसको काम में लिया जाएगा। इसके बाद बात करें अपन आगे तो राइजोबियम लेगुमिनोसेरम वर्ग 3 की बात करें तो राइजोबियम लेगुमिनोसेरम की बात करें तो ये आता है मटर वर्ग, इसमें आता है मटर वर्ग के अंदर काम आएगी ये। अब इसमें मटर के अंदर बात करें अपन तो उद्यान मटर यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। जितने भी मटर की फसलें होंगी ना वो सारी इसके अंतर्गत आएगी। उद्यान मटर आएगा, खेत मटर आएगा, स्वीट पी आएगा, उद्यान मटर, खेत मटर, स्वीट पी, है ना। स्वीट पी का मतलब ये भी मटर ही होता है। इसके बाद बात करें अपन यहाँ पर
तो स्वीट पी के साथ साथ मसूर भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है, तो मसूर भी यहाँ पर आएगा। इसके बाद अगले वर्ग की बात करूं तो वर्ग 4 के अंदर आती है कौन सी प्रजाति, राइजोबियम फजीओली, राइजोबियम फजीओली आती है, और इसमें फेजियोलस वर्ग के अंदर ही आता है, फेजियोलस वर्ग के अंदर आती है ये। फेजियोलस वर्ग के अंदर आती है, गार्डन बीन और मोठ इसमें आ जाएगी, ठीक है, गार्डन बीन एवं मोठ यहां पर आ जाती है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद वर्ग 5 की बात करें तो राइजोबियम जैपोनिकम, ये अलग अलग प्रजातियां हैं भैया ना, नाम इनके ध्यान रखना पड़ेगा। राइजोबियम जैपोनिकम इसमें आती है, सोयाबीन वर्ग आती है इसमें, यानी ये सोयाबीन वर्ग में काम आता है। अब यहाँ पर सोयाबीन के अंदर फसलें सोयाबीन वर्ग में कौन सी आएगी, एक तो सोयाबीन ही आ जाएगी, कौन आ जाएगी, सोयाबीन ही आ जाएगी, ठीक है, तो ये एक ही फसल यहाँ पर अपन कर रहे हैं नोट। इसके बाद आगे बात करें वर्ग 6 के बारे में तो राइजोबियम लुपिनी, राइजोबियम लुपिनी यहां पर काम आएगा, लुपिन वर्ग है, लुपिन वर्ग है, और इसमें द्विवार्षिक एवं बहुवार्षिक जो लुपिन आता है वो इसके अंदर आएगा वार्षिक, यानी कि जो एक वर्ष के अंदर लुपिन आ जाता है, वार्षिक एवं बहुवार्षिक मतलब एक से ज़्यादा वर्षों में जो लुपिन आते हैं ये फसल इसके अंतर्गत आएगी भाई, ठीक है। चलो और लास्ट बात करें तो वर्ग 7 के अंदर आती है राइजोबियम की अनामित जातियां आती है ना, राइजोबियम की अनामित जाति, यानी इनके नाम अभी तक नहीं दिए गए हैं। अब अनामित जातियों के वर्गों की बात करें तो लोबिया वर्ग आता है इसमें, यानी लोबिया वर्ग में कुछ अनामित जातियां भी काम में ली जाती है बैक्टीरिया की, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी फसलें आती है, लोबिया आता है, लीमा बीन आती है और मूंगफली आती है। लोबिया, लीमा बीन, और इसके बाद बात करें अपन यहाँ पर तो लोबिया, लीमा बीन और मूंगफली। तो इस प्रकार से देखो अलग अलग राइजोबियम की प्रजातियां अलग अलग फसलों के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार से ये था अपना सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पहला प्रकार यहीं पर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद एक और प्रकार बचता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, और वो है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो इसको अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उसमें अध्याय अपना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।